चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट फिनिश किया जिसका नाम था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इजंट इट? तो एक बार उसको रिवाइज कर दें और फिर आगे बढ़ेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट था आपका चैप्टर 2 से। तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी फेजेस से गुजरता है, जिसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला था इंट्रोडक्शन, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है मैच्योरिटी, चौथा है डिक्लाइन। जब आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी फेज पे होता है तो उसका ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो होता है, बिकॉज मार्केट में अब तक मेरा प्रोडक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है और मार्केट में कस्टमर्स भी मेरे इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जान रहे हैं। जैसे मैं उसके ऊपर कुछ खर्चा पानी करूंगा तो मार्केट में मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी, कस्टमर विल कम टू नो अबाउट माय प्रोडक्ट एंड माय ग्रोथ रेट स्टार्ट इंक्रीजिंग। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या हो सकता है, मेरे लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। इनिशियली मैं क्या करूंगा, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को हाई रखूंगा एंड जब मैं ग्रोथ में चला जाऊंगा तो थोड़ा सा डिक्लाइन करूंगा। यहाँ पे मेरे कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इनिशियली मेरे लिए कंपटीशन निग्लिजिबल ही होगा। जब मैं आगे बढ़ूंगा तब मेरे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, कंपटीशन विल बिकम अ सीवियर इन नेचर। तो उस वजह से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं हुई है लेकिन ज्यादा भी नहीं हुआ है। तो इट इज एट द रेट विच इज लेस देन विच वॉज देयर इन अ ग्रोथ रेट। यहां पे अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को मैं कम करना चाहूंगा बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट कि मेरा मार्केट शेयर जो है वो उतना का उतना रहे। एंड देन लास्ट वन, जब मेरे प्रोडक्ट के लिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएंगे, कंपटीशन यहां पे ज्यादा है लेकिन यहां पे कंपटीशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी मार्केट में आ जाएंगे। तो जैसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएंगे, मेरे प्रोडक्ट का जो डिमांड है मार्केट में वो कम हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिक्लाइन फेज बोलते हैं। तो अगर ये सारी बातें हमने जो है अपने बुक के अंदर लिखा हुआ है, बताएंगे यहां तक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में किसी को कोई दिक्कत? अरे श्योर, पक्का आगे बढ़ा जा सकता है। तेरा पीएलसी, अब इसके अंदर इंट्रोडक्शन ग्रोथ में क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, ग्रोथ में क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, मैच्योरिटी में क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, डिक्लाइन में क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, वो हम लोग आगे आगे पढ़ते जाएंगे। पहले अभी बस हमको क्या करना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है उसको समझना है। एज आई टोल्ड यू कि इस कॉन्सेप्ट को समझना आसान है लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से उसका क्या रेलेवेंस है वो भी समझना जरूरी है। आप इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत डिफिकल्ट है, वो भी एकदम आसान है। आसान का मतलब क्या होता है कि इंट्रोडक्शन फेज पे अगर मेरा प्रोडक्ट है तो व्हाट स्ट्रेटेजी आई शुड अडॉप्ट। सेम गोज विद ग्रोथ, सेम गोज मैच्योरिटी, सेम गोज विद डिक्लाइन। तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी है, इसमें क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मैं इन्वेस्टमेंट करूं कि डाइवेस्टमेंट करूं, और पैसा लगाऊं नहीं लगाऊं, मैच्योरिटी में क्या करूंगा, डिक्लाइन में क्या करूंगा। तो ये स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस क्या है इस स्ट्रैटेजी का, वो हमको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अब वो दिन चले गए जहां पे इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या एक्सप्लेन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नहीं, वो दिन चले गए। अभी क्या पूछेगा, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, और व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, या एक्सप्लेन the relevance of product life cycle from the strategic management point of view. So this is how the question can be asked. तो आपको इसका मतलब तो लिखना ही लिखना है लेकिन इसके साथ साथ वो भी लिखना है कि हर एक फेज में क्या क्या स्ट्रैटेजी बना सकता है। मतलब एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आप किसी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो, देख रहे हो, तो यू नीड थिंक अबाउट कि मेरा प्रोडक्ट कौन से स्टेज में आज है और उसके साथ मैंने क्या करना है, सो दैट आई विल सेव माई बिजनेस फ्रॉम द लॉसेस। बिकॉज अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट डिक्लाइन में है तो मैं ज्यादा चाहे जितना भी इन्वेस्टमेंट करूं, मेरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने वाला नहीं है। क्यों? बिकॉज उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। मैं समझ रहा हूं, नहीं मैं ज्यादा मार्केटिंग करूंगा। अरे तू चाहे जितना मार्केटिंग कर ले, लोगों को तुम्हारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिल चुका है, तो व्हाई दे विल गो एंड परचेस योर प्रोडक्ट। जैसे पहले इंडियन मेड टॉयज आते थे लेकिन चाइनीज मेड टॉयज जब आना शुरू हो गए तो फिर वो एकदम चीप था। तुम चाहे जितना मार्केटिंग करो कि हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, हमारे टॉयज इतने अच्छे ही है, कोई परचेस नहीं करेगा। वाई? बिकॉज वही प्रोडक्ट मार्केट में लेस प्राइस पे किसी और जगह पे मिल रहा है, तो तुम्हारे प्रोडक्ट कोई परचेस करेगा नहीं। सो ये स्ट्रैटेजी मेकिंग है, डिपेंडिंग अपॉन कहां पे आपका प्रोडक्ट लाई कर रहा है इन द मार्केट,
उस हिसाब से सोचोगे तो जाकर के तुमको फायदा होगा। जैसे मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट आज ग्रोथ रेट में है, मतलब ग्रोथ फेज में, तो नाउ यू हैव टू इन्वेस्ट मोर ऑन द मार्केटिंग, ताकि तुम जितना भी तुम्हारा ग्रोथ रेट है उसको एनकैश करो। जितने जल्दी तुम अपना प्रोडक्ट का स्टेबलाइजेशन करोगे मार्केट में, उतना ज्यादा तुमको क्या होगा, पैसा मिलेगा। और इस फेज को तुम ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो, इस फेज को ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो। समझे नहीं समझे? बाय डूइंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाय डूइंग मोर इन्वेस्टमेंट, बाय डूइंग मोर मार्केटिंग, बाय डूइंग मोर एडवर्टीजमेंट। समझे नहीं समझे? सो नाउ दिस इज व्हाई वी नीड टू लर्न अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट क्या है, बुक में लिखा है, टेक्स्ट है, रट लेंगे चले जाएंगे, उसका कोई मतलब है नहीं। और इंस्टीट्यूट को भी पता है कि ये मैं बच्चों को पूछूंगा, बच्चा मेरे को ही क्रिटिसाइज करेगा, बोले देखो इंस्टीट्यूट बाकी सब्जेक्ट में क्या पूछता है और इसमें क्या पूछ रहा है, देखो एक्सप्लेन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्या फालतू सब्जेक्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आई बात समझ में? अरे पक्का। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू लर्न दिस। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, अभी ओपन करके दिखाऊंगा तो तुमको लगेगा कि सर ये आप मैंने पढ़ा ही नहीं अब तक। क्यों? बिकॉज मैंने आपको स्ट्रैटेजीज अब तक नहीं पढ़ा हुआ है। तो नीचे एक नोट लिख देना, इसके नीचे जो आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लिखा ना, उसके नीचे एक नोट लिख देना। ना, we need to understand we need to understand the relevance of PLC, the relevance of PLC from the viewpoint of strategic formulation, from the viewpoint of strategy formulation. ओके, अरे क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है वो है एडवांटेजेस ऑफ, क्या बोलो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अप्रोच। प्रोबेबली इन्हीं एडवांटेज के अंदर आपको इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन का रिलेवेंस पता चल जाएगा। ओके, तो आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मीनिंग के साथ दो और क्वेश्चन जोड़ सकते हो। पहला मीनिंग और दूसरा आएगा आपका एडवांटेजेस और तीसरा स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस, जो इन्हीं एडवांटेज के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं पता चल सकता है, ढूंढने की कोशिश करते। आर यू रेडी विथ मी? चलिए। So the main advantage of PLC is that it can be used to diagnose a portfolio of the product or business in order to establish the state at which each of them exists. मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसी एक प्रोडक्ट का भी हो सकता है, साथ साथ किसी एक बिजनेस का भी हो सकता है। देखिए नई बात समझ में कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बस और बस किसका नहीं होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता है, वो एक बिजनेस का भी होता है। मतलब आज मेरा बिजनेस है, जरूरी नहीं कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म चले, मेरे बिजनेस का भी यही फेज है, इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। कभी न कभी मेरा बिजनेस बंद हो सकता है। आज डीमार्ट के आने के वजह से बहुत सारे छोटे छोटे जो दुकानदार है उन्होंने अपना दुकान बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? बिकॉज सब लोग डीमार्ट भाग रहे हैं। तो डीमार्ट भी कभी इंट्रो में था, ग्रोथ में था, मैच्योरिटी में आएगा और डिक्लाइन में भी जाएगा। अब उसके आगे बिग बास्केट, बिग बास्केट नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजॉन है या आई गेस और भी है ना बिग बास्केट साथ साथ, ब्लिंकिट। हाँ ब्लिंकिट, तो ब्लिंकिट है, बिग बास्केट है। अभी तो कोल्हापुर में वो ज़्यादा नहीं आया है, मेट्रो सिटीज में चलता है, पूना में, मुंबई में, हैदराबाद में, इधर चलता है सब जगह पे। उसमें आपको डीमार्ट में जाने की भी जरूरत नहीं। अरे हाँ के ना, आप बस ऑनलाइन ऑर्डर करिएगा, वो घर पे आके देके जाएगा। मतलब अभी डीमार्ट का भी वो धंधा कम हो गया ना भाई। पहले हम लोकल शॉप में जाते थे, डीमार्ट अभी आ गया है, यस। तो पहले हम लोग लोकल दुकान में जाते थे, फिर डीमार्ट में जाते थे। अब डीमार्ट में जाने की जरूरत नहीं, घर पे आ सकता है। चलो अभी हमारे यहाँ पे लोगों को टाइम है तो हम जाएंगे, लेकिन व्हेन यू गो टू द मेट्रो सिटीज, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग, दे गो इन द मॉर्निंग 8 o'clock, कमिंग इवनिंग 8 o'clock। सो वो उनको दुकान में जाने का, डीमार्ट में जाने का समय ही नहीं है। और आजकल देखो डीमार्ट में जाएंगे तो बिलिंग के लिए आधा घंटा रुकना पड़ता है।
तो अन्य से टाइम कौन वेस्ट करेगा? इधर बैठे बैठे मैं टीवी देख रहा हूं या फिर घर पे काम धंधे कर रहा हूं, मेरे को घर पे आके बंदा देके जा रहा है सब कुछ, जो मांगो वो मिल जाता है, ब्लिंकिट पे, बिग बास्केट पे, जो मांगो मिल जाता है। सुबह सुबह नारियल पानी भी देके जाता है वो, तुमने उसको शेड्यूल लगा के रखना है बस, डेली भी ऑर्डर करने की जरूरत नहीं। सुबह आएगा नारियल पानी, कितना 4 नारियल पानी चाहिए, सुबह आकर के वो नारियल पानी पे अपना थप्पा लगा के देता है, बिग बास्केट का नारियल पानी लेता है किसी और से, ये लोकल शॉप से लेता है, थप्पा लगा के देता है बिग बास्केट का नारियल पानी, सुबह सुबह नारियल पानी पियेंगे। शेड्यूल लगा के रखना है, जो भी अंडे मांगो अंडे मिलते हैं, तुम नॉनवेज मांगो नॉनवेज में मिल जाता है, तुम चाहे जो मांगो ग्रोसरी का जो भी चीज है तुमको चाहिए वो सब मिल जाता है। अभी डीमार्ट पहले जो इंट्रो में था, मैच्योरिटी में था, सॉरी इंट्रो में था, ग्रोथ में था, अभी हो सकता है वो मैच्योरिटी में आ चुका है, मतलब इससे ज्यादा वो बिजनेस नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई प्रोबेबली दे हैव स्टार्टेड देयर ऑनलाइन स्टोर ऑल्सो, कि वो ऑनलाइन तुमको घर पे होम डिलीवरी मिल जाएगा, हाँ कि ना? सो द मेन एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस पीएलसी इज दैट आई विल कम टू नो कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में कौन से फेज में डायग्नोस करने में मदद करता है। अगर मेरे को पता ही नहीं कि मार्केट में मेरा क्या इज्जत है, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का क्या फेज है, मैं तो बहुत सारा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा धंधा कभी कम होएगा नहीं, बिकॉज मैं इमोशनली कनेक्टेड हूं मेरे बिजनेस से, बहुत सारे मैंने अटैचमेंट रखे हैं मेरे बिजनेस से, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हैं मैंने अपने बिजनेस से, उसके वजह से मैंने बहुत सारे ऑब्लिगेशंस मेरे ऊपर बना के रखे हुए। तो आई हैव सम इमोशनल अटैचमेंट विद माय बिजनेस एंड नोबडी विल थिंक नेगेटिवली अबाउट इट्स बिजनेस ना, वो हमेशा हर कोई क्या सोचेगा, सोचेगा कि मेरा बिजनेस अच्छा ही होएगा, बट ये करने के लिए भी मुझको क्या करना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा, बिकॉज एनवायरमेंट रियली वेरी हॉस्टाइल एंड डायनामिक है। तो ये हॉस्टाइल एंड डायनामिक एनवायरमेंट के अंदर आई नीड टू नो कि भैया मेरा प्रोडक्ट कहां लाई कर रहा है, तो इट विल हेल्प मी टू डायग्नोस, क्या डायग्नोस करेगा कि एग्जैक्टली मेरा प्रोडक्ट या बिजनेस कौन से स्टेज में एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से प्लेस पे, कौन सी स्टेज में मेरा प्रोडक्ट है। अगर आज ये मुझको डायग्नोस करने में मदद हो रहा है तो आई कैन डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। एग्जांपल दिया, डीमार्ट ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया होम डिलीवरी का, क्यों किया? बिकॉज दे नो अभी इंट्रो चला गया, ग्रोथ चला गया, अभी मैं मैच्योरिटी में हूं, डिक्लाइन ना हो जाऊं। हमारे यहां पे जाते डीमार्ट में रे, बाकी जगह पे नहीं जाते, बाकी जगह पे एसी खाने के लिए जाते बस, बहुत गर्मी है चलो डीमार्ट में होके आते, बहुत ठंडी है, 1 घंटा इधर उधर घूमेंगे, मस्त लगेगा, बाहर आएंगे वापस। हम तो कॉलेज में वगैरह थे ना, तो गर्मी लग रही है ना, तो हम लोग एटीएम सेंटर में जाते थे, कुछ नहीं जाने का, बैलेंस चेक करके आने का 4-5 जाएंगे तो देर बहुत ज्यादा लगती है ना, तो हम बाजू में जाके खड़े हो जाने का, मस्त ठंडा ठंडा एसी चल रहा है, वाह मस्त लगे, बिकॉज उस टाइम भी एटीएम बहुत चलते थे, आजकल एटीएम चलता ही नहीं, आजकल सब गूगल पे फोन पे यूज करते, उस टाइम पे एटीएम चलता था, कैश निकालना पड़ता था, कैश में व्यवहार होते थे, तो हम एटीएम सेंटर में चले जाते थे। परसों मेरे फ्रेंड ने फोन किया, वो भी सीए, अभी हम साथ में सीए करते थे, तो वो ऐसे कहीं बाहर गया तो ऑडिट करने के लिए, ऑडिट प्लेस में ना एसी वीसी नहीं था, तो उसको स्टॉक का वेरिफिकेशन करना था, तो ही वेंट एंड ही डिड द स्टॉक वेरिफिकेशन। बहुत गर्मी हो रही थी उसको, आई गेस लास्ट समर में ही, तो गर्मी बहुत हो रही थी, तो मैंने उसको फोन किया, ऐसे ही दोपहर में फोन किया, बोले किधर है तू, क्या कर रहा है, ऐसे याद आई तो फोन किया मैंने, तो बोल रहा कि हाँ हूँ ना इधर डीमार्ट में है। बोले दोपहर में डीमार्ट में, काम धंधा नहीं है क्या, ऑफिस नहीं है क्या? बोला है ना। तो डीमार्ट क्यों गया? अरे क्या बताओ यार, हम लोग स्टॉक ऑडिट के लिए गए थे, सब पसीना पसीना हो गए, इतना ऐसा लग रहा, कोल्ड ड्रिंक पिया, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और अभी ऑफिस में जाऊंगा वापस, बहुत दूर है, अभी लंच हो गया, लंच के बाद वापस मुझको जाना है स्टॉक ऑडिट के लिए, तो आई थॉट टू गो डीमार्ट, ऐसे ही घूम के आएंगे एसी खा के। तो बोले, मैंने बोला बहुत टाइम, उसने बोला बहुत समय पे फोन किया तूने, मेरे को अपने पुराने दिन याद आ गया, हम एटीएम में जाते थे, याद है तुझको? मैंने बोला हाँ याद है ना तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि मेरे को डायग्नोस करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा बिजनेस कौन से स्टेज में है। अगर पता है कि अगर मेरे को पता चला कि डिक्लाइन है तो कोई मतलब नहीं है करने का, हाँ इंट्रो ग्रोथ में और मैच्योरिटी में है तो आई विल डिसाइड समथिंग सो दैट आई कैन स्ट्रेच डाउन दैट टाइम। इंट्रो का समय बढ़ाऊंगा, ग्रोथ का समय बढ़ा सकता हूँ, मैच्योरिटी का समय बढ़ा सकता हूँ, सो दैट कैन इनकैश द मार्केट। सही बात है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या आएगा? इट हेल्प्स अस टू कम ऑन, क्या डायनासोर नहीं, डायग्नोज, डायग्नोज क्या याद रखने का? कुछ बच्चे बोले डायनासोर, डायनासोर नहीं भाई, डायग्नोज,
अच्छा, ये वर्ड पे स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं? बिकॉज एग्जाम में यही वर्ड आएगा सजेशन में। तुमने डायग्नोस की जगह पे कुछ और लिखा, टू लर्न, टू एनालाइज, ऐसे वर्ड लिखे, नंबर नहीं मिलेंगे। एक नंबर मिलने वाला था, आधा नंबर मिलेगा, बिकॉज तुमने वो वर्ड नहीं लिखा जो वर्ड यहां पे आता है। तो एटलीस्ट मेन की वर्ड तो याद करो ना। तो पीएलसी का बेनिफिट क्या है बच्चों? डायग्नोस करेगा। क्या डायग्नोस करेगा? कि आपका प्रोडक्ट या आपका बिजनेस मार्केट में कौन से स्टेज में एग्जिस्ट कर रहा है। पहला एडवांटेज क्लियर बच्चों, समझे क्या? और इसमें कौन सा वर्ड याद रखने का है बच्चों? इसमें वर्ड याद रखने का है डायग्नोस, पहला एडवांटेज। पर्टिकुलर अटेंशन टू बी पेड ऑन द बिजनेसेस दैट आर इन द डिक्लाइन स्टेज। तो मेरे को ये पता चलेगा ये करने के बाद कि आई हैव टू पे अटेंशन मोर ऑन द बिजनेसेस और प्रोडक्ट विच इज इन द डिक्लाइन स्टेज। डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोस अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक चॉइस कैन बी मेड। ये मेरा सेकेंड एडवांटेज, कि मेरे को पता चला कि ये स्टेज, ये प्रोडक्ट इस स्टेज में है, तो अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड द स्ट्रेटेजी। फॉर इंस्टेंस एक्सपांशन में बी फीजिबल। अब देखिए स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस है। आपके बुक में कहीं ऐसा हेडिंग नहीं है कि व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस ऑफ पीएलसी, बट ये एक्चुअली रिलेवेंस का ही आंसर है। एग्जाम में जब पूछा था तो यही आंसर एग्जाम में आपके आंसर शीट में आया था, मतलब सजेस्टेड के अंदर, जो एक्सपेक्ट कर रही थी इंस्टीट्यूट कि आप लिखिए। तो दिया है कि अगर मान लो आप एक्सपांशन करना चाहते हो, इट मे बी फीजिबल ऑल्टरनेटिव फॉर द बिजनेसेस इन द इंट्रोडक्टरी या फिर ग्रोथ। तो हम क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे बच्चों? अगर मेरा प्रोडक्ट इंट्रो या ग्रोथ में है तो आई विल गो फॉर एक्सपेंशन। में कैसे जाऊंगा मैं? अरे पैसा लगाऊंगा, ग्रो करने की कोशिश करूंगा, मार्केटिंग ज्यादा करूंगा, और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करूंगा, प्रोडक्ट को और बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा। तो एक्सपेंशन कैन बी मेड व्हेन माय प्रोडक्ट इज इन इंट्रो एंड ग्रोथ फेज। समझे? एक्सपैंड करने की कोशिश, मार्केट बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ज्योग्राफिकली पहले मैं इंडिया में था, अब मैं एक्सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। भाई आज मेरा प्रोडक्ट इंट्रो लेवल पे है, कंपटीशन कम है। ग्रोथ फेज में वैसे भी मेरा प्रोडक्ट आजकल नोन है मार्केट में, तो क्यों ना मैं अपनी ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड को बढ़ाऊंगा, स्ट्रेच करूंगा, बाहर जाने की कोशिश करूंगा। सो एक्सपेंशन विल बी अ गुड स्ट्रेटेजी व्हेन योर प्रोडक्ट इज इन इंट्रो एंड ग्रोथ फेज। Mature business may be used as a source of cash for investment in other businesses which need resources। मतलब अगर मान लो आपका प्रोडक्ट मैच्योर लेवल पे आ चुका है, सो मैच्योर बिजनेस मे बी यूज एज अ सोर्स फॉर कैश। देखिए आपका डिमांड कम हुआ है क्या? नहीं, वो आपको स्टेडी कैश फ्लो दे रहा है। तो आप मैच्योरिटी में जो पैसे कमाओगे उस बिजनेस से, उस प्रोडक्ट से जो पैसे कमाओगे, दैट कैश कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन द अदर बिजनेसेस जहां पे पैसों की जरूरत है। जैसे मान लो आज मेरा कोई प्रोडक्ट है, मार्केट में इंट्रो ग्रोथ हो चुका है, मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब वो मैच्योरिटी में आ चुका है, तो एट दैट टाइम आई हैव टू थिंक अबाउट द अनदर प्रोडक्ट, अनदर बिजनेस, सो दैट ये जो पैसा मेरे को यहां से मिल रहा है वो इसमें डालूंगा तो वो भी इंट्रो में आएगा, ग्रोथ में आएगा, तो आई विल हैव अ स्टेडी कैश फ्लो इन माय बिजनेस। तो मैच्योरिटी के लिए कुछ करना नहीं है। मैच्योरिटी मतलब ऑटोमेटिक तुमको पैसा मिलने वाला है। अभी तुमको ना नया इन्वेस्टमेंट करना है, ना कोई नया मार्केटिंग करना है, करोगे तो फिर भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैच्योर बिजनेस, मैच्योर प्रोडक्ट विल बी ए सोर्स फॉर कैश which can be used in another business or another product or while for developing the other product। relevant समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? because you have to be in the business ना, मेरे को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, बिकॉज ये प्रोडक्ट मेरा डिक्लाइन में जाने ही वाला है, ये बिजनेस मेरा डिक्लाइन में जाने वाला है, तो आई विल थिंक अबाउट दी अनदर प्रोडक्ट, अनदर बिजनेस। और उसके लिए कैश कहां से लाऊंगा मैं? मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो प्रोडक्ट मैच्योरिटी लेवल पे आया है, जिसमें मेरे को नया इन्वेस्टमेंट करना नहीं, बस पैसे आएंगे, उसका इस्तेमाल मैं यहां पे करूंगा। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज आर selective harvesting, retrenchment etc. may be adopted for the declining business। selecting harvesting का मतलब क्या है? हार्वेस्टिंग मतलब कि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा डालूंगा। अगर मेरा प्रोडक्ट डिक्लाइन फेज में है तो मैं सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग करूंगा, सिलेक्टिव पैसा लगाऊंगा। और अगर मेरे को लगता है कि पैसा लगाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है तो आई विल ऑप्ट फॉर रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मतलब छोड़ देना, डाइवेस्टमेंट, छोड़ देना फॉर द बिजनेसेस विच आर इन द डिक्लाइन फेज। तो अगर मेरे को बता करना है कि स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस क्या है,
तो मैं आपको इन सिंपली ये बताऊंगा कि अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट किसमें है बच्चों, इंट्रो में है या फिर ग्रोथ में है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, वेरी गुड, आई विल थिंक अबाउट दी एक्सपांशन। अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट किसमें है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक पैसा आएगा। मैंने इंट्रो ग्रोथ में बहुत ज्यादा पैसा लगा करके बहुत ज्यादा टाइम दिया उसको, अब ये मुझको पैसा देगा, तो दैट इज द कैश, दैट इज अ सोर्स फॉर कैश विच आई कैन इन्वेस्ट इनटू अदर बिजनेस या फिर प्रोडक्ट। आई बात समझ में? तो मैच्योरिटी फेज का जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए सोर्स ऑफ कैश, दैट इज द इनकम सोर्स फॉर मी, जो मैं दूसरे जगह पे यूज करूंगा ताकि वो इंट्रो ग्रोथ में रहे और वो मेरे को पैसा दे, बिकॉज ये प्रोडक्ट मुझको ऑलरेडी पैसा दे चुका है। एंड जब मैं डिक्लाइन में आऊंगा तो मैं कॉम्बिनेशन अपना सकता हूं। किसका कॉम्बिनेशन? एक तो मैं हार्वेस्ट करूंगा या फिर रिट्रेंच करूंगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन है। कभी कभी पैसे लगाऊंगा ताकि मार्केट से प्रोडक्ट एकदम से ना निकले, मेरे को मार्केट में रहना भी तो है ना, एकदम से प्रोडक्ट निकालूंगा मार्केट से कैसा होएगा। तो आई विल सिलेक्टिवली हार्वेस्ट, सिलेक्टिवली थोड़ा थोड़ा पैसा डालूंगा ताकि मार्केट में प्रोडक्ट बना रहे, और अगर चाहे तो मैं उसको क्या करूंगा, रिट्रेंच भी कर सकता हूं। जैसे देखो अभी आगे एक एग्जांपल हम लोग कैरी ऑन करने वाला है, नेस्ले का एग्जांपल। नेस्ले, तो यू टेल मी आज नेस्ले का कौन सा प्रोडक्ट चलता है? मैगी बहुत चलता है, लेकिन नेस्ले का एक मिल्की बार भी आता है, कभी खाया आपने? तो एकदम बहुत मीठा होता है वो, उसका चॉकलेट का टेस्ट नहीं है, उसको कुछ अजीब ही टेस्ट है। मतलब नॉर्मली जो आपका डेयरी मिल्क का वगैरह टेस्ट है ना, उससे अलग ही टेस्ट है। मतलब दैट प्रोडक्ट इज सच दैट यू विल नॉट गो एंड आस्क फॉर। कभी अगर किसी ने लिया, किसी ने दिया, फुकट से पौष्टिक करके खा लिया, मतलब यू विल नॉट गो अप फ्रंट एंड इन्वेस्ट इनटू दैट चॉकलेट एवर। आपने किसी को चॉकलेट देना है, यू नो, अरे दीदी को दिया, बहन को दिया, खुद के, तो मम्मी को दिया खुद के, पापा को चॉकलेट देने का मतलब नहीं बनता है। वो बोलते काय के लिए पैसा खर्च किया है। तो मान लो आप मदर्स डे पे, फादर्स डे पे, आके ना रक्षाबंधन पे, अगर तुमको बहन को, मम्मी को वगैरह देना है, चॉकलेट देना है, तो विल नॉट गो एंड आस्क फॉर द मिल्की बार, विल आस्क फॉर डेयरी मिल्क, इजंट इट? तो मिल्की बार का ये लाइक है मार्केट में। सो नेस्ले विल डू इट्स नेस्ले विल डू इट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि मिल्की बार अभी डिक्लाइन में है, लेकिन मार्केट से निकालता है क्या? रखता है, मतलब सिलेक्टिव हार्वेस्ट करता रहता है, रहे, बिकॉज नेस्ले का बाकी कोई चॉकलेट है नहीं। किटकैट एक आता है, उसके साथ साथ ये मिल्की बार लग के आता है, मतलब है मार्केट में है, सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग करता है। अगर वो सोचेंगे तो डिक्लाइन भी करेंगे, मतलब रिट्रेंच भी कर सकते हैं, लेकिन बोले चल ठीक है, कभी ना कभी इसका डिमांड बढ़ेगा तो ये भी पैसा कमा के देगा हमको, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग। आई बात समझ में? आई बात समझ में? सो इन दिस वे अ बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस may be built by up exercising a strategic choice based on PLC। तो मैंने आपको बोला था कि SBU के ऊपर आप पोर्टफोलियो एनालिसिस नाम का एक वर्ड लिखा आपने। सो व्हाट इज दिस पोर्टफोलियो एनालिसिस? पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आज मेरे बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं या मेरे ग्रुप में बहुत सारे बिजनेसेस है। सो कौन से बिजनेस पे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, कौन से बिजनेस पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां से पैसा निकालना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ सोचना, मतलब पोर्टफोलियो एनालिसिस करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर प्रोबेबली आपने इस वर्ड को लर्न किया होगा, भी नहीं किया? तो मान लो इफ यू हैव 1 लाख रुपी इन योर बकेट, सो नाउ यू हैव टू इन्वेस्ट दिस 1 लाख रुपी इन अ सच अ वे दैट इट विल गिव यू द मैक्सिमम रिटर्न्स। So we will not go and invest all the money to the stock market. You will invest some money out of 1 lakh to the stock market, some money in the mutual fund, some money with the bank FD, some money in the gold. So likewise you try to balance out the risk involved in the money by doing portfolio analysis. Now if you are thinking दी नहीं सर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा बन सकता है,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप शेयर से पैसे कुछ निकालेंगे और किस में डालेंगे, म्यूचुअल फंड में। गोल्ड का प्राइस कम हो रहा है फॉर एग्जांपल, वहां से निकालेंगे और म्यूचुअल फंड में डालेंगे थोड़ा पैसा निकाल करके। तुमको लगता है म्यूचुअल फंड अभी आगे गिरेगा तो वहां से निकालेंगे, गोल्ड में वापस डालेंगे। इसको बोलते हैं एनालिसिस करते रहना पोर्टफोलियो का, so that every time at any given point of time you are earning a handsome money from your 1 lakh rupee। हाँ कि ना? सो इसको पोर्टफोलियो एनालिसिस बोलते हैं। नाउ सेम थिंग यू विल डू इन योर बिजनेस, कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, थिंक अबाउट कि कौन से प्रोडक्ट पे अटेंशन देना है, कौन से प्रोडक्ट का डाइवेस्टमेंट करना है, कौन से प्रोडक्ट में अटेंशन देना है, कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, किसमें नहीं करना है, किसका ज्यादा क्या रिटर्न है, कौन सा प्रोडक्ट कौन से फेज में है, कौन से स्टेज में है, अकॉर्डिंगली सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है। नथिंग बट द पोर्टफोलियो एनालिसिस। एसबीओ स्ट्रक्चर सेम पोर्टफोलियो में आएगा, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट दैट यूनिट सेपरेटली। अगेन पोर्टफोलियो, आई बात समझ में? इसलिए मैंने आपको ऊपर पोर्टफोलियो एनालिसिस नाम लिख के दे दिया है। तो अभी काम करेंगे, एडवांटेज लिखेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, और फिर उसके नीचे रेलेवेंस भी लिखेंगे उसका, चलेगा? तो हेडिंग देना एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ओके, एडवांटेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें लिखना पीएलसी इज यूज्ड टू डायग्नोज PLC is used to diagnose a portfolio of products, or businesses in order to identify the stage at which each of them exists. The stage at which each of them exists. Next one, point number 2, appropriate strategic choice can be made. Appropriate strategic choice can be made. ओके, अब उसी के अंदर रेड कलर के पेन से लिखना, पॉइंट नंबर 3, मतलब ये एडवांटेजेस में भी आएगा और साथ में अलग से रेलेवेंस के क्वेश्चन में भी आएगा। समझे क्या? अरे समझे मैंने क्या कहा? एडवांटेजेस में भी ये तीसरा पॉइंट आएगा और ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं उसको अलग कलर के पेन से लिखने के लिए बोल रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 3 लिखना, फॉर एग्जाम्पल following choices can be made according to, for example, following choices can be made after diagnosis of PLC, after diagnosis of PLC। ठीक है, अब नॉर्मल पेन से लिखिएगा। नंबर वन इंट्रो एंड ग्रोथ स्टेज, ओके, डैश करके लिखो। क्या करेंगे यहाँ पे? एक्सपांशन। नंबर 2 क्या लिखेंगे? मैच्योरिटी स्टेज।
मैच्योरिटी स्टेज डैश क्या लिखेंगे? इट इज अ सोर्स ऑफ कैश, इज अ सोर्स ऑफ कैश फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर इन्वेस्टमेंट into other product oblique business, into other product or business, into other product or business. And last लिखना decline phase, decline phase. डैश करके लिखो सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग ऑब्लिक रिट्रेंचमेंट, सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग ऑब्लिक क्या बोलो? रिट्रेंचमेंट, ऑब्लिक रिट्रेंचमेंट. एंड फोर्थ वन लिखना अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस, a balanced portfolio of businesses can be formed, balanced portfolio of businesses can be formed, can be formed by doing analysis of product life cycle या PLC, by doing analysis of PLC, by doing analysis of PLC. Jepla, now the question that can be asked in examination on PLC is like this: what is product life cycle and state its significance in the portfolio diagnosis. तो अभी आपने जो लिखा है इन मीनिंग लिखा, उसका आपने एक चार्ट बनाया और नीचे उसके एडवांटेजेस इंपॉर्टेंस के अंदर एडवांटेजेस के अंदर जो स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस चॉइसेस लिखे ना वो उसका आंसर है. जिप्ला का क्या लिखना है आपको? 4 फेजेस डिस्कस करने रे, बताना है कि एस शेप कर्व्ड है, इसके अंदर 4 फेजेस आते हैं, फिर उसका एक डायग्राम बनाना एंड लिखना कि इंट्रोडक्शन में क्या करना है, ग्रोथ में क्या करना है, मैच्योरिटी में क्या करना है, डिक्लाइन में क्या करना है, एडवांटेज एंड सिग्निफिकेंस में ये आएगा. बात समझे? जो अभी अपने 4 पॉइंट लिखे नथिंग बट वही है, सेम एडवांटेज में भी सेम पॉइंट आएंगे और आपके सिग्निफिकेंस में भी सेम पॉइंट आएंगे. आपको सवाल किस एंगल से पूछा है? सिग्निफिकेंस. तो ये 4 पॉइंट और ये 4 पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है. आप क्या लिखेंगे? बस ये सिग्निफिकेंस लिखेंगे. ये नीचे एक्चुअली उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब एक्सप्लेन किया है 4 लेवल्स को. 4 लेवल को एक्सप्लेन करिए, डायग्राम बनाइए और उसके एक सिग्निफिकेंस लिखिएगा. जो एडवांटेज के 4 पॉइंट है सेम पॉइंट कॉपी पेस्ट करना है, खत्म. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल खत्म हो गया. अरे हाँ के ना, पक्का. और देखते हैं और कुछ सवाल आएंगे. एक ही प्रकार का सवाल आता है इसमें, और कुछ नहीं है. लेट मी चेक कुछ है तो. हाँ ये इस क्वेश्चन है. हाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, May 21 के आरटीपी में आया हुआ है. देखते हैं. एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स एयर प्यूरिफायर्स फ्रेश ब्रीथ. The fresh breath has seen sales growth around 1% for last 2 years. After strong growth in the previous 5 years, this is due to the new product entering in the market in the competition with the fresh breath. ABC Limited is therefore considering cutting its prices to be in line with the major rivals with the hope to maintain the market share. Market research indicates that this will now cause a significant increase in the level of sales, even though in the previous year price cuts had little effect on the demand. ABC Limited is also planning to launch a promotional campaigning to highlight the benefits of fresh breath against its rival product. Identify and explain the stage of the product life cycle in which fresh breath falls. तो आपको बताना है कि ये फ्रेश ब्रीथ जो है वो अभी आज कौन से स्टेज में है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में. सीन क्या हुआ है कि वो एयर प्यूरिफायर्स बनाते हैं और उन्होंने देखा है कि सेल्स ग्रोथ जो है अराउंड 1% है फॉर लास्ट 2 years.
आफ्टर द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द प्रीवियस 5 years, मतलब पिछले 5 साल में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट था। अब ये 1% का जो उनको ग्रोथ मिल रहा है एवरी ईयर, वो क्यों मिल रहा है? पहले ज्यादा था, अब कम मिल रहा है। क्यों? बिकॉज न्यू प्रोडक्ट जो है मार्केट में कंपटीशन में आ चुका है और उन्होंने ये सोचा कि हम प्राइसेस को कम कर दें सो दैट वी विल मेंटेन आवर मार्केट शेयर। मार्केट रिसर्च ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर विल नाउ कॉज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स इवन दो इन द प्रीवियस ईयर प्राइस कट्स हैड अ लिटिल इफेक्ट ऑन द डिमांड। मतलब भले ही प्राइस कट किया लेकिन पिछले सालों में उतना ज्यादा कुछ डिमांड पे असर नहीं हुआ है। तो वो चाहते हैं कि हम कोई नया प्रोमोशनल कैंपेनिंग लॉन्च करें कि फ्रेश ब्रीथ के बेनिफिट्स क्या है वगैरह वगैरह अगेंस्ट द राइवल प्रोडक्ट। तो आपको बताना है और एक्सप्लेन करना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में वो फॉलो इन करता है। आपको लगता है कब? इंट्रो में? इंट्रो में है? नहीं। ग्रोथ में है? नहीं, बिकॉज पिछले 5 साल में ग्रोथ में था तो ग्रोथ चला गया, आफ्टर ग्रोथ बोला है तो मतलब इंट्रो नहीं ग्रोथ नहीं। अभी दो आता है, मैच्योरिटी या फिर डिक्लाइन। बताओ कहां पे? मैच्योरिटी में है कि डिक्लाइन में है? देखो अभी आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पता है। एग्जाम में इसके जगह पे अगर सवाल आता एक्सप्लेन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो यू एबल टू स्कोर। बट अभी ये क्वेश्चन ट्रिकी है कि नहीं है? मेरे पास दो चॉइस है, एक तो मैं क्या बोलूं, मैच्योरिटी बोलूं या फिर डिक्लाइन बोलूं। एक सही है एक गलत है, आप बोलो। बिकॉज आपको पता है कि मैच्योरिटी क्या है, इसके एंगल से आप लिखेंगे, लेकिन अगर वो डिक्लाइन के एंगल से आंसर आना चाहिए था तो जो इतना लिखा है जो पता है वो उसका कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो बताओ क्या लगता है, मैच्योरिटी की डिक्लाइन? कितने लोगों लग रहा है डिक्लाइन? रेज योर हैंड्स। पाटिल को लग रहा है डिक्लाइन है। कितने लोगों लगता है मैच्योरिटी में है? एक पाटिल बोलते मैच्योरिटी, एक पाटिल बोलते डिक्लाइन, दो पाटिल के बीच में झगड़ा हो गया। आता क्या करना है? अपने ये पाटिल है ना फाउंडेशन वाला, ये हमारे इंटर की पाटिल है, झगड़ना मत इससे। तो पहले वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एस शेप कब है, इसमें 4 फेजेस आते हैं वगैरह वगैरह। देखो आंसर को कैसे लिखना है। फिर वो फ्रेश ब्रेथ के बारे में बात करते हैं, पहले 2 लाइनों में। देखो फापड़ पसारा ज्यादा हो सकता है बट टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है, एस शेप कब है, स्ट्रेटेजिक चॉइस में मदद करता है, इंट्रो आता है, ये आता है, वो होता है। उसको एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन किसको करना है? फ्रेश ब्रीथ कौन से कैटेगरी में आता है उसको एक्सप्लेन करने का। तो क्या बोलते हैं, द प्रोडक्ट फ्रेश ब्रीथ एबीसी फॉल्स अंडर, क्यों डिक्लाइन क्यों नहीं? इस पटेल डिक्लाइन क्यों नहीं? मतलब उनका मार्केट में डिमांड कम हो रहा है क्या? अरे नलायको, 1% तो ग्रो कर रहा है ना। अगर यहां पे बोलते हैं कि उनका डिमांड शार्पली डाउन हो चुका है, ऐसे वर्ड आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन में, शार्पली फॉलन, शार्प डिप इनटू द डिमांड, इसका मतलब डिक्लाइन में है। थोड़ा बहुत तो ग्रो कर रहे कि नहीं कर रहे पाटिल? थोड़ा बहुत इंक्रीज है कि नहीं? तो मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आपका डिमांड कम नहीं हो रहा है ना बहुत ज्यादा हो रहा है। और ऊपर बोला कि आफ्टर ग्रोथ, मतलब आफ्टर ग्रोथ है, शार्प फॉल नहीं है, थोड़ा ग्रो कर रहा है, मतलब क्या है? मैच्योरिटी है ना। तो एक फ्रेश ब्रीथ जो है वो कौन से फेज में बच्चों? इन दिस स्टेज कंपटीशन गेट्स टफ। आया ना नया प्रोडक्ट मार्केट में और मार्केट अभी थोड़ा स्टेबलाइज हो चुका है, मतलब ज्यादा फॉलिंग नहीं है, अभी 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 नया प्रोडक्ट आया तो ज्यादा मेरे को इंपैक्ट नहीं करेगा। द प्रॉफिट कम्स डाउन, यस, बिकॉज ऑफ द स्टिफ कंपटीशन, बिकॉज 1% ग्रोथ रेट है, पिछले 5 साल में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था, उससे तो कम ही प्रॉफिट है ना मेरा, मार्केट में शेयर उतना ही है, प्रॉफिट कम हो चुका है मेरा। एट दिस स्टेज एबीसी हैज टू वर्क टू मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी बाय कटिंग द प्राइसेस, प्राइसेस कम करने पड़ेंगे टू बी इन द लाइन एंड टू मेंटेन द हाई मार्केट शेयर बाय लॉन्चिंग प्रमोशनल कैंपेन। मतलब बस प्राइस कट करके फायदा नहीं है, मेरे को अभी प्रमोशनल कैंपेन चलाने होंगे सो दैट हमारा मार्केट शेयर उतना ही रहे, कम ना हो अगेंस्ट इस राइवल प्रोडक्ट। बात समझे नहीं समझे? एनी डाउट? सो दिस इज हाउ
यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ऐसा एक सवाल जो प्रैक्टिकल अप्रोच से आ सकता है, या फिर डायरेक्टली सवाल जो आएगा what do you mean by product life cycle and state its relevance or significance in the strategic management formulation। और कुछ सवाल, yes, explain briefly the growth phase of the product life cycle। तो ग्रोथ को एक्सप्लेन करना है, खास 3 लाइनों में खत्म कर दे। 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो ये 3 आंसर्स आपने लिखने, 3 लाइन आपने लिखनी है। और कुछ बार्गेनिंग ये नहीं आएगा, नहीं आता स्टार्ट। यस, सो 3-4 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको पीएलसी में बता दिए। एक तो डायरेक्ट, या फिर प्रैक्टिकल, या फिर आपको किसी भी एक फेज को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। ओके, इसमें से एक आध क्वेश्चन एज होमवर्क मार्क करके मैं आपको एग्जाम में दूंगा, आपको लिखने के लिए दे सकता हूँ। पहले काम करिए, अभी एक होमवर्क लिख के रखिए। कौन सा वाला पता है? ये वाला। उसके बाद वो प्रैक्टिकल वाला डाल दूंगा मैं। ये क्वेश्चन एज होमवर्क लिखने के लिए आप मार्क कर लो। Is it over? Is it over? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब इसी से मिलता जुलता और एक कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल है, इसको खत्म करते हैं। पेज नंबर 55 पे you'll come to know the name of the concept, that is the experience curve। ओके, क्या नाम है? कम ऑन, अरे क्या नाम है? एक्सपीरियंस कर्व। व्हाट इज एक्सपीरियंस कर्व? मान लो मैंने आपको एक अकाउंट्स का सम सॉल्व करने के लिए दिया, या कॉस्टिंग का हो या इनकम टैक्स का हो, एक सम सॉल्व करने के लिए दिया। पता नहीं उसको प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, बट एक सम होता है। हाँ कि ना? आप अकाउंट्स के सम को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम बोलते हैं ना। व्हाई यू कॉल इट एज अ प्रॉब्लम? Why you call it a problem? Any reason? Because you have to solve it। अच्छा, ग्रेट। तो सम को भी सॉल्व ही कर दे ना, पता नहीं क्यों बोलते हैं, बट चलो ठीक है, जो भी है। तो एक्सपीरियंस कर्व, मैंने आपको एक सम सॉल्व करने के लिए दिया। प्रोबेबली समझो उसको सॉल्व करने के लिए तुमको आधा घंटा लगता है। यूजुअली यू टेक अ हाफ एन आवर टू सॉल्व दिस सम। नाउ यू सॉल्व इट फॉर 2 times, 3 times, 4 times, 5 times। You tell me, when you solve it for 5th time, whether you require half an hour or some little time। मतलब you will be solving that in 20 minutes, 10 minutes you saved। Suppose you are solving it for 10th time, consequently you are solving it for 10th time, you require लगभग 15 minutes, 15-20 minutes, 15 minutes ना। You are solving it for 15th time, 10 minutes, possibly 10 minutes, you solving for 20th time। जितना समय लगता है वो ड्रॉ करने के लिए, उतना तो लगेगा ना। मतलब आधे घंटे से आपने 20 मिनट सेव कर लिए। यू आर सॉल्विंग इट इन 10 और 15 मिनट्स, यूजुअली 10 to 15 मिनट्स आई कैन से। मतलब यू सेव 50% टाइम। बट हाउ इज इट पॉसिबल? प्रॉब्लम तो सेम है, लेकिन सर हमारा उसके अंदर एक्सपीरियंस बढ़ चुका है। यू आर डूइंग इट for 15 time, we are getting expertise in that। So I know I am saving time by doing the same thing for more number of times। Now this concept is known as the experience curve। बस यहाँ पे हम लोग कॉस्ट के एंगल से बात करेंगे। तो जैसे आपके प्रोडक्शन की यूनिट्स बढ़ रहे हैं ना, पहले 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट बढ़ रहे, यूनिट बढ़ रहे, वैसे आपका कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो जाएगा। अगर आप ये यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो इतना कॉस्ट लगेगा। जैसे आपके यूनिट बढ़ गए, ये बढ़ गए ना,
ये 100, ये 200, तो ये आएगा आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो आप 100 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 600 रुपये कॉस्ट आता है। वहीं पे आप 200 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपका कॉस्ट कम होकर के प्रोबेबली 300 हो जाएगा, मतलब डबल हो गया, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा आपका। मतलब हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज नाउ यू हैव गेन द एक्सपीरियंस, टाइम कम लगेगा, वेस्टेज कम होएगा, हाँ कि ना। सो ऑल दिस थिंग्स विल रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन द कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, टोटल कॉस्ट बढ़ेगा बट कॉस्ट पर यूनिट कम होएगा। कॉस्टिंग प्रोबेबली थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आप कॉस्टिंग के भी पढ़ रहे हो, टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगा ना, 200 यूनिट हिसाब से टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, बट आपका क्या होगा, कम ऑन कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। दिस इज व्हाट योर प्रोडक्ट लाइफ एक्सपीरियंस कर्व इज ऑल अबाउट। देखिए क्या लिखा है, एक्सपीरियंस कर्व अकिन टू लर्निंग कर्व। अकिन टू मतलब कि सेम है, मतलब उसका मतलब सेम है। एग्जाम में लर्निंग कर्व थ्योरी आया, एलसीडी जिसको बोलते हैं, या एक्सपीरियंस कर्व आया, तो दोनों का आंसर सेम है। क्या बोला मैंने एक्सपीरियंस कर्व बोला या लर्निंग कर्व बोला। एलसीटी जो इकोनॉमिक्स में प्रोबेबली आपने पढ़ा होगा, लर्निंग इकोनॉमिक्स है कहीं पे और पे, एलसीटी पढ़ा ना आपने, नहीं पढ़ा, ठीक। तो एक्सपीरियंस कर्व बोलो कि लर्निंग कर्व थ्योरी बोलो, जिसको हम लोग कॉमनली एलसीटी बोलते हैं, दोनों सेम ही है। क्या बोलते हैं, विच एक्सप्लेन्स दैट द एफिशिएंसी इंक्रीजेस एज वर्कर थ्रू रेपिटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। अगर मान लो एक वर्कर सेम चीज को बहुत बारी करेगा तो उसका एफिशिएंसी बढ़ता है, और एफिशिएंसी बढ़ता है तो मेरा कॉस्ट कम हो जाता है। एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन कॉमनली ऑब्जर्व फेनोमेनन दैट यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन एज द फर्म एक्यूमुलेट experience in the terms of the cumulative volume of production. It is the basis that we learn as we grow. क्या क्या लिखने का, ये लिखने का पहले, फिर ये लिखने का, और फिर ये लिखने का। पॉइंट नंबर 3 मीनिंग में ये लिखना है। क्या लिखना पहले कि एफिशिएंसी इंक्रीजेस एज वर्कर थ्रू रेपिटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। रेपिटेटिव प्रोडक्टिव वर्क से उसका एफिशिएंसी बढ़ता है, उससे क्या होगा, यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन करेगा। इसका मतलब वी लर्न एज वी ग्रो, जैसे ग्रो करेंगे लर्निंग बढ़ेगा, लर्निंग बढ़ेगा एफिशिएंसी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा यूनिट कॉस्ट कम होगा, लर्निंग बढ़ेगा एफिशिएंसी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा कॉस्ट कम होगा। समझे क्या, अरे समझे क्या, बोलो। व्हाट इज एक्सपीरियंस कर्व, लर्निंग बढ़ेगा, लर्निंग बढ़ेगा एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी कॉस्ट यूनिट बढ़ेगा, कम होगा, पक्का। व्हाट इज एक्सपीरियंस कर्व, लर्निंग बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो लर्निंग बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो कॉस्ट, लर्निंग बढ़ेगा तो एफिशिएंसी, कॉस्ट, लर्निंग बढ़ेगा तो एफिशिएंसी, कॉस्ट। एक्सपीरियंस कर्व रिजल्ट्स फ्रॉम द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज द लर्निंग इफेक्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हाट इज लर्निंग इफेक्ट, जो मैंने कहा कि जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो ये मेरा लर्निंग इफेक्ट है, मेरे को उसी काम को करने के लिए कम समय लगेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि ज्यादा प्रोडक्शन करने पे मेरा कॉस्ट पर यूनिट कम होता है। क्यों, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी अ पोर्शन ओवर द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। अरे हाँ कि ना, कॉस्टिंग पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, उनके लिए बता रहा हूं मैं कि मान लो मेरा फिक्स कॉस्ट 1000 है, तो मैं 1000 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करूं कि 2000 करूं, मेरा फिक्स कॉस्ट तो सेम है ना। जैसे मान लो ये रूम है, रूम का रेंट इज ए फिक्स कॉस्ट, तो मैं इस रूम में मैं चाहे 4 बच्चों को पढ़ाऊं, 40 बच्चों को पढ़ाऊं कि 100 बच्चों को पढ़ाऊं, मेरा रूम का रेंट तो उतना ही आने वाला है ना। तो मैं 4 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा, मैं 40 बच्चों को पढ़ाऊंगा, फिक्स कॉस्ट 40 बच्चों के लिए पर यूनिट कम होएगा। हाँ, मेरा नोट्स का कॉस्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, अरे हाँ कि ना, बट मेरे फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेंगे ना, तो मेरे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेंगे, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। तो जैसे मेरा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे मेरा कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट विल बी अ पोर्शन ओवर द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, जितने यूनिट ज्यादा उतना ज्यादा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम आएगा, बस वेरिएबल कॉस्ट ऐड होते रहेगा, फिक्स कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट पर यूनिट कम होगा।
हाँ कि ना, तुमको लगा मेरे अंदर स्वरूप सर घुस चुके हैं, लेकिन कॉस्टिंग का यही फंडा है। अरे हाँ कि ना। सो दैट मीन्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, आई विल अचीव द इकोनॉमी। इसलिए इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना। इकोनॉमी मतलब कि कॉस्ट पर यूनिट कम एज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड आर मोर, कॉस्ट पर यूनिट गेट्स रिड्यूस। रीजन क्या है? रीजन क्या है? अभी तो बताया ना मैंने, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम आता है। अरे सो गए क्या नालायक हो सब लोग? पक्का? तो मैं क्या बात कर रहा हूं, ये जो एक्सपीरियंस कर्व है ये किससे किससे आता है? नंबर वन, लर्निंग इफेक्ट से आता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूसेस एज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, एंड उसका रीजन फिक्स्ड कॉस्ट है। प्रोडक्ट रीडिजाइन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्शन। मान लो कोई प्रोडक्ट रीडिजाइन हुआ है, नया टेक्नोलॉजी आ गया, पहले मैनुअल काम होता था, अरे आज ऑटोमेटिक हो रहा है, तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? पहले मैन्युअली में 10 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करता था, आज 100 करता हूं। वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी, नया मशीन आ गया। मैनुअल से क्या हो गया? कमॉन, मैनुअल से मैं ऑटोमेटिक में चला गया। समझे नहीं समझे? उसकी वजह से भी मेरा एफिशिएंसी बढ़ सकता है, उसकी वजह से भी मेरा एक्सपीरियंस बढ़ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके फीचर्स है, क्या फीचर्स है? एक्सपीरियंस कर्व में प्रोवाइड एडवांटेज ओवर कंपटीशन। एक्सपीरियंस कर्व से बैरियर टू एंट्री होगा, मतलब मेरा कॉम्पिटिटर आएगा ही नहीं मेरे मार्केट में। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ऑलरेडी मेरा कॉस्ट पर यूनिट इतना कम है, नए बंदे को इतना कॉस्ट बीट करना मुश्किल है। जैसे चाइनीज प्रोडक्ट के कंपैरिजन में इंडियन प्रोडक्ट मार्केट में टिकते नहीं है। क्यों? अरे उनका कॉस्ट इतना कम होता है ना, वो इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं ना, उनका एफिशिएंसी इतना बढ़ चुका है, जिस कॉस्ट में मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं उससे 50 गुना 50% कम प्राइस में वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मेरे और उनके सेलिंग प्राइस में 50% का डिफरेंस है, तो मार्केट में टिकूंगा ही नहीं मैं। तो जब भी मैं सोचूंगा किसी पर्टिकुलर बिजनेस में जाना, आई विल थिंक अबाउट कि मार्केट में मेरा कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो अगर मेरे पास एक्सपीरियंस कम है तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट कम है, और कॉस्ट पर यूनिट कम है तो मेरा मार्केट में बैरियर नहीं आएगा, मेरे को मेरा कॉम्पिटिटर नहीं आएगा। इट विल बैरियर, बैरियर मतलब कि हर्डल्स, बैरियर मतलब रोकना, रिस्ट्रिक्ट करा, मेरा कॉम्पिटिटर रुक जाएगा उस बिजनेस में मेरे को कॉम्पीट करने से। ये मेरे फीचर्स है किसके? एक्सपीरियंस कर्व से। एंड लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पोजेसेस स्ट्रॉन्गर एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस कर्व, नॉट एक्सपीरियंस कर्व। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एक्सपीरियंस कर्व रखते हैं। भाई बहुत उनका एफिशिएंसी ज्यादा होता है, कॉस्ट पर यूनिट कम होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ज्यादा होता है। बताएंगे क्या एक्सपीरियंस कर्व का मीनिंग क्लियर है? फीचर्स क्लियर है? बताओ व्हाट इज एक्सपीरियंस कर्व? कम ऑन, पहला क्या लिखने का? क्या ग्रो करेगा? एज वी लर्न वी ग्रो। लर्निंग बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, और तो क्या याद करेंगे आप लोग? एज वी लर्न एज वी ग्रो, तो ये नंबर 1 लिखो। फिर दूसरा, लर्निंग बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, नंबर 2। फिर उसके बाद तीसरे क्या लिखेंगे? कि कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन होगा। सही बात है। एक्सपीरियंस कब कहां से कैसे आता है? लर्निंग इफेक्ट से आता है, बार बार वही काम करने से। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से आता है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन से आता है। और नंबर 3 टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट से आता है। 3। और इसके फीचर क्या है? नंबर 1 ग्रो करेंगे जैसे हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे, कंपटीशन में मेरा बैरियर तैयार होगा, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को ये स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ये उसके फीचर्स है। दोनों पॉइंट क्लियर है? ये रहा मीनिंग और ये उसके फीचर्स। एग्जाम में सवाल आ सकता है। आए एक्सपीरियंस अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस कर्व में ये 2 पहले पॉइंट आते हैं, मीनिंग एंड फीचर्स। क्लियर हो जाएंगे? लिखेंगे पैटर्न हेडिंग एक्सपीरियंस कर्व, एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व
ओके उसमें लिखना वी लर्न एज वी ग्रो, वी लर्न एज वी ग्रो, we learn as we grow. Number 2, efficiency increase, efficiency increase as worker do repetitive productive work, worker do repetitive productive work. As worker do repetitive productive work किया गया. And number 3, unit cost decline as the firm accumulate experience, unit cost decline as the firm accumulate experience in volume of production, in volume of production, in volume of production. ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक्सपीरियंस कर्व इज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स, एक्सपीरियंस कर्व इज द रिजल्ट फ्रॉम फॉलोइंग फैक्टर्स, फॉलोइंग फैक्टर्स. नंबर वन उसी के नीचे लिखना, नंबर 1 रोमन पॉइंट नंबर 1 लिखो या एबीसी जो भी लिखना है लिखो. लर्निंग इफेक्ट्स, लर्निंग इफेक्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, and technological improvement in production, and technological improvement in the production, technological improvement in the production. नेक्स्ट फीचर्स, नेक्स्ट पॉइंट आ गया इसके अंदर. एक्सपीरियंस कम में पहले मीनिंग हो गया, अब आएगा फीचर्स. सो गए क्या, हो गए नहीं ना, देखना फीचर्स. फीचर्स में नंबर 1, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एज दे गेन एक्सपीरियंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एज दे गेन एक्सपीरियंस, एज दे गेन एक्सपीरियंस, as they gain experience. Number 2, it provides advantage, it provides advantage over competition, advantage over competition, and create barrier to, and create barrier to new entrants, new entrants, new entrants, entrants, entrance, एंट्री का पहला एंट्री का ENTR, वाई की जगह पे ANT लिखने का, एंट्रेंस, एंट्रेंस माने कि नए लोग जो आएंगे कंपटीशन में उनको बोलते हैं न्यू एंट्रेंस. समझे क्या, स्पेलिंग जरा ठीक से लिखना, बैरियर टू न्यू एंट्रेंस. एंड लास्ट वन क्या आएगा, बस हो गया, हाँ लास्ट वन लिखो. लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, large and successful organization possesses stronger experience curve, possesses stronger experience curve, stronger experience curve. आगे जो डायग्राम है उसको कॉपी करिएगा as it is. Let me see किसका डायग्राम अच्छा है.
आपको फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स की याद आ रही है क्या? उसमें भी ऐसे कुछ डायग्राम हुआ करते थे ना। कलर भारी है पेंसिल का। कौन सा कंपनी का है? कौन सा सही है, कौन सा? डॉम्स नियॉन कलर का है। तो वो ये नहीं होते स्प्रिंटर वगैरह नहीं होते जो रनिंग करते हैं, उनका टी शर्ट ऐसे कलर का होता है, नियॉन कलर का, वो फ्लोरोसेंट चमक रहा है, दूर से चमक रहा है पेंसिल। ये सब उल्टा कैसा ऊपर कैसे जा रहा है वो ऐसा? एक्सपीरियंस कर। पाटिल ये पेन से लिख सकते हो ना? ये जो है ना नीचे लिखा हुआ, जैसे मान लो वो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन इन यूनिट्स, उसको पेन से लिखो ना। व्हाई यू राइटिंग इन विद द पेंसिल? पेंसिल से लिखोगे क्या? वो 100 200 वो मत लिखो, वो मैंने समझाने के लिए किया था। ए भाई क्या कर रहा है सर, शेडिंग बिडिंग क्या कर रहा है? एक ही लाइन होता है ऐसे। निकाल उसको, निकाल। क्या बनाया तुमने? उसका मतलब जो जो पर्सन है ना, जो स्टूडेंट पेन से बनाता है ना ये, उसका मतलब कंट्रोल बहुत अच्छा है इन सारी डायग्राम एंड ऑल में। क्या ऐसे करने का हो गया, उसको क्या ऑस्कर बिस्कर के लिए भेजेंगे हम लोग, वैसा करना है। अब वो ऐसा भी मत बनाओ, शेडिंग बिडिंग करना। कुछ लोग ऐसा, व्हाट इज दिस, ये अच्छा नहीं लगता है ना। आगे ना, चलो अभी जो जितना हमने लिखा है उसको एक बार पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस कब में। इससे क्या हो जाएगा, ये ना ऐसे नीचे चला जाएगा, प्रोडक्शन यूनिट जीरो हो जाएंगे, ऐसे माइनस में चले जाएंगे। वैसे आगे बढ़ना चाहिए ना, ऐसे ऐसे ऐसे। सो इट इज लाइक दैट ना सर, सी कर्व में आएगा ना, सी शेप। तो डायग्राम ड्रॉ करने टाइम पे संभाल के करना है, एग्जाम में भी कहीं आपके डायग्राम से मतलब कुछ और ना निकले। ये ज्योति जी ने बनाया ऐसे, सुनो, तो कभी नीचे जाएगा वो ऐसा। ये ऐसा करना, आगे आगे ऐसा ग्रो करेगा, ऐसे ऐसे ग्रो करेगा नहीं। Maybe I'm also very weak at this drawing and all, but I can tell you with my mistakes. तो थोड़ा संभाल के लॉजिकल जैसे लगे, सही लगे वैसे बनाना, ठीक है? रीड करो भाई। Is it over?
ना फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको पूछ ले बेनिफिट्स ऑफ एक्सपीरियंस का, तो आप क्या लिखोगे? हाँ, एडवांटेज लिखोगे, मतलब क्या लिखोगे? बच्चे ने क्या जवाब दिया है? सर बेनिफिट बोलो, एडवांटेज बोलो क्या सर? बेनिफिट लिखेंगे, बेनिफिट लिखोगे मतलब एडवांटेज, अरे क्या लिखोगे? यही लिखोगे ना, और क्या ही लिखोगे? कि ये आपको एक्सपीरियंस दिलवाते हैं, ये एंट्री को बैरियर करवाते हैं, हाँ के ना? एक्सपीरियंस इफेक्ट देंगे आपको, अरे हाँ के ना? देखिए यहाँ पे द बिजनेस ग्रोज एट इट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंसेस। मतलब क्या बेनिफिट है? एक्सपीरियंस गेन करेंगे, बिजनेस ग्रो करेंगे, और कई बार न्यू एंट्रेंस को बैरियर क्रिएट करेंगे। खत्म। एक, दो, तीन, सेम बातें जो हमने किस में लिखी है? फीचर्स में लिखी। तो फीचर्स को स्लैश करके लिखो, अगर पूछेंगे तो बेनिफिट्स भी वही आएंगे। क्या बोला? अरे मेरे सोए हुए जवानों, मैंने क्या बोला? फीचर्स और बेनिफिट दोनों का आंसर सेम। और अगर आपको एग्जाम्पल लिखना भी है प्रैक्टिकल एंगल से, तो इंस्टीट्यूट ने आपको एग्जाम्पल दिया है मारुति सुजुकी, बिकॉज इनके पास इतना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है कि इनके पास अभी क्या आ चुका है? लर्निंग कब आ चुका है, एक्सपीरियंस कब आ चुका है, उनका यूनिट कॉस्ट कम है। जितने कॉस्ट में मारुति कार ऑफर करता है ना, उतने कॉस्ट में इंडिया का कोई दूसरा कार मैन्युफैक्चर गाड़ी ऑफर ही नहीं कर सकता है। हाँ, अभी होंडा विंडा उसके कंपैरिजन में दे रहा है, लेकिन वो लॉस करके बेच रहा है, पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा है। वैसे एक गाड़ी बेचने पे होंडा कंपनी को कितना पैसा मिलता है बताओ इंडिया में? तुमको क्या लगता है? एक मान लो होंडा का अमेज आता है और उसके कंपटीशन में मारुति का नया गाड़ी आया ना वो, हाँ, होंडा अमेज एंड मारुति डिजायर कंपैरिजन, कार देखो। ओके, ये डिजायर, ये होंडा अमेज है ये, और ये क्या है उसका? डिजायर। मतलब सेम मॉडल, सेम फीचर सेम आता है उसका, दोनों पेट्रोल वेरिएंट है। ठीक है, एक का प्राइस कितना है? 11,20,000 एक शोरूम, और दूसरे का आता है 10,19,000। मतलब ये टॉप एंड मॉडल है सारे। बेसिक मॉडल आएंगे तो 6.5-7 लाख में भी आता है। मतलब ऑन रोड आपको कुछ जाएगा 8.5-9 लाख में जा सकता है। मारुति का गाड़ी, एक होंडा का गाड़ी। यहाँ पर भी देखो प्राइस में कितना डिफरेंस है, लगभग 1 लाख का डिफरेंस। जिसको ब्रांड में जाने का है वो होंडा लेगा, बोलेगा मारुति मतलब ऐसा पिछड़ा लगता है एकदम, और इकोनॉमी के लिए हम बहुत पिछड़े हैं ऐसा लगता है हमको। मारुति लेंगे तो एक काम करते, तो होंडा लेते हैं। थोड़ा लगेगा भाई इसका कोई है, स्टैंडर्ड है भाई का, तो होंडा लेंगे, तो उसके लिए 1 लाख एक्स्ट्रा पे करूँ। उसमें भी मारुति विल गिव यू द वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज कम प्राइस में ज्यादा फीचर है और ज्यादा आपको माइलेज में मिलेगा। होंडा में उतना माइलेज आपको नहीं मिलेगा, समझे क्या? सो सेम गाड़ियां बनाते हैं, लेकिन मारुति के पास 1 लाख रुपए ऑलरेडी कम करके देने का जो जिगरा है वो क्यों है? बिकॉज उनका कॉस्ट पर यूनिट कम है, बिकॉज लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। उनको पता है मैंने गाड़ी लॉन्च किया, लोग लेने ही वाले, तो दे प्रोड्यूस इन द वेरी लार्ज नंबर। होंडा वाले मैन्युफैक्चरिंग करके रखेंगे, कोई लेगा नहीं तो सत्यानाश। जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि होंडा का एक डीलरशिप है जहां पर भी होगा, रिवर साइड होंडा, कोल्हापुर का एक डीलर है रिवर साइड होंडा वाला, तो अब वहां से गाड़ी लेंगे तो उसको कितना रुपए मिलता होगा एक गाड़ी बेचने पे, या फिर होंडा कंपनी को कितना मिलता है बताओ? आपको क्या लगता है कि ये गाड़ी बेचा ना, 10 लाख का गाड़ी बेचा, तो होंडा कंपनी को कितना मिलता है? होंडा इंडिया को कितना पैसा मिलता होगा? 1 लाख। ओके, एनी गेस ज्योति जी? एनी गेस? 2 लाख मिलते होंगे। वेरी गुड। पाटिल, हाँ बोलो। 10 लाख का गाड़ी बेचा, कितना कमाते होंगे? या 11 लाख का गाड़ी बेचा, कितना कमाते होंगे? 2 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, मतलब अब 1 लाख से 5 लाख के बीच में आंसर वेरिएट कर रहा है। एक गाड़ी बेचा मान लो 11 लाख का होंडा ने, तो होंडा कंपनी को कम से मतलब मैक्सिमम 15 to 20,000 ही मिलते हैं। कितना मिलता है? 15-20। सेम विल बी
अर्न बाय द डीलर ओनली, 10 to 15,000 ही मिलता है, वो कमाते हैं सर्विस से, वो कमाते हैं सर्विस से। मतलब गाड़ी आप लेंगे, गाड़ी सर्विस स्टेशन में जाएगा, फिर रिपेयर, ये वो पुर्जे बदलो, ये बदलो, स्पेयर पार्ट एंड ऑल, वहां से पैसे कमाते, बिकॉज साल का कम से कम 20 से 25,000 रुपए का मेंटेनेंस गाड़ी का आता ही आता है। तो वो 20-25 का रेकरिंग इनकम उनको आएगा। तो थ्रू आउट द लाइफ वो एक गाड़ी से 2-2.5 लाख रुपए कमाएंगे थ्रू आउट द लाइफ। मतलब डाउन द लाइन 10 ईयर्स एक गाड़ी एक बंदा 10 साल तक मैक्सिमम चलाएगा। सो 10 साल तक वो गाड़ी में 2 से 2.5 लाख रुपए, 2 लाख तो मिनिमम कमाएगा। कौन? आपका डीलर कमाएगा, और डीलर स्पेयर्स लेगा कंपनी से, तो कंपनी को उसका कुछ 1 लाख रुपए देगा बीच में। सो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। आप समझ रहे हो? तो कितना बड़ा कंपटीशन है देखो इसके अंदर भी। तो इसलिए एग्जांपल मारुति का ही दिया इन्होंने, कि मारुति वाले के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स बहुत अच्छे, उसके पास बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो दे कैन एंजॉय द एक्सपीरियंस इफेक्ट। सो दैट्स व्हाई दे हैव अ एक्सपीरियंस कर्व इन द बिजनेस ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बात समझे? तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, रन द एग्जाम्पल। जहाँ आपने डायग्राम ड्रॉ किया ना, उसके नीचे एग्जाम्पल लिखो। लिखो मारुति सुजुकी सीम्स टू हैव एन एक्सपीरियंस कर्व। ये कहा गए थे तुम लोग रे? कॉलेज का हो गया कि नहीं हुआ? अभी एग्जाम फॉर्म भरना है, और आज भरा, और एडमिशन सेमेस्टर 2 का एग्जाम है अभी। सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर का होता है ना वो, एवरी टाइम एग्जाम फॉर्म भरने का। अच्छा, आप भाग तो नहीं जाते हो भाई? एक बार ही भर के लेना है। हाँ, एग्जाम फी 2-3 बार ही लेते हैं ना, तो हाँ, एक साथ भरेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। कितना फीस है एग्जाम का? 5,000, 500 रुपीज पर सेमेस्टर। वही तो ना, एग्जाम फी 500 ना, ट्यूशन पे अलग। ट्यूशन एडमिशन के टाइम पे क्या लेते फिर? वो 2,000 अलग है, पर स्टूडेंट 2,000 लेंगे पहले, और 500 रुपये एग्जाम फॉर्म का लेंगे। पर सेमेस्टर 500, मतलब यू पेड 1,000 रुपीज फॉर ईयर, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर ज़्यादा होएगा, थर्ड ईयर ज़्यादा। सिखाते भी नहीं, देखो कुछ खुद से करते ना पढ़ाई, है कि नहीं? देखो फिर ईपीए देखो कितना मेहनत करता है। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे, द टाइम दैट वी इन्वेस्ट एंड द एफर्ट्स दैट वी डिलीवर, तो फिर हम लोग तो माइनस में ही है। आपको ज़्यादा पैसा देना चाहिए हमको, और तो कल से मैम के पास 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना। कॉलेज के कंपैरिजन में, कॉलेज में जाती भी नहीं, उधर का फैसिलिटी भी यूज़ नहीं करते। इधर फैन चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, प्रोजेक्टर यूज़ करो, कितना फैसिलिटी आता है, उसका तो एडिशनल जाएगा नहीं जाएगा। सो कल सबने 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है, ऐसी ग्रेटिट्यूडस पेमेंट। कैश में भरना ताकि टैक्स वगैरह नहीं लगे हमारे ऊपर। कट करो इसको, कट करो पूरा। अच्छा हो गया, एक्सपीरियंस कब हो गया? इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि एग्जाम में आने वाला 100%। समझे? इसका ऑनलाइन बैकअप भी नहीं है, और स्टूडेंट्स हु मिस्ड इट हैज टू डू इट ऑन देयर ओन। यूट्यूब पे नहीं है, स्ट्रीमिंग बंद कर दिया मैंने कब का। और बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी मिस हो गया तो मिस हो गया। और इसके पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिखवा के दिए, बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको अपने पास रखना, किसी के साथ शेयर मत करना। जो लोगों ने मिस किया कॉलेज बिलेज के एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, उनको बिल्कुल शेयर मत करना, अपने पास से रखना, छुपा के रखना। हमने वो इनविजिबल इंक में लिखा है, देखो। हाँ, बस दिमाग में छापना, किसी को मत बताना। अपना क्लास मिस करने का कुछ ना कुछ तो हर्जाना देना पड़ेगा ना उनको। तो एग्जाम में ये 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लिख के रखो। मैंने खुद बोर्ड ऑफ स्टडीज से बात किया है कि ये 2 क्वेश्चन रखो करके, तो आएगा गारंटेड। अच्छा हो गया क्या? चलिए एक काम करते हैं, अभी एक्सपीरियंस कब के बारे में थोड़ी बात करें, देखते हैं कि एग्जाम में एक्सपीरियंस कब से क्या सवाल आते हैं। हाँ बेटा बोलो। एग्जाम्पल मैं लिखो ना, मारुति सुजुकी एग्जाम्पल। सॉरी, मैंने बताया था मारुति सुजुकी सीम्स टू हैव, ऐसा लिखा बोला मैंने। हाँ तो लिखो, अभी लिखो, सॉरी लिखो। मारुति सुजुकी सीम्स टू हैव earned experience effect
in the automobile industry. In the automobile industry. ना क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्टडी मेटर का क्वेश्चन है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व एंड हाईलाइट इट्स रेलेवेंस इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो पहले एक्सपीरियंस कर्व को बताना है कि व्हाट इज एक्सपीरियंस कर्व. एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है बच्चों? अरे क्या होता है? एग्जांपल दिया ना, एज वी ग्रो, एज वी लर्न वी ग्रो, फिर एफिशिएंसी बढ़ता है एंड देन यूनिट कॉस्ट कम होता है. ये मीनिंग में लिखना है. उन्होंने मॉड्यूल की भाषा को कॉपी किया है, हम अपनी भाषा में सेंटेंस को फ्रेम करके लिखेंगे. बस 3 लाइनें उसके अंदर होनी चाहिए. वी लर्न एज वी ग्रो, एफिशिएंसी इंक्रीजेस एंड उसके फीचर्स. क्या फीचर्स है बच्चों? सेम ये फीचर हो गया एंड ये फीचर हो गया. रिजल्ट्स ये कहां से आता है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट. हाँ के ना, तीनों बातें लिख के दिया मैंने तुमको बुक में. इंप्लीकेशन, लार्जर फर्म इन इंडस्ट्री टेंड्स टू हैव अ लोअर यूनिट कॉस्ट एज कंपेयर टू द स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन. तो उनके पास कॉस्ट एडवांटेज आएगा. रेलेवेंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? कि विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, लार्जर फर्म इन एन इंडस्ट्री टेंड टू हैव अ लोअर कॉस्ट पर यूनिट कंपेयर टू स्मॉलर and this builds in market share and discourages the competition by building a barrier for new firm. सेम वही बात, मतलब एडवांटेज की बात की है. मैंने कहा इंपॉर्टेंस पूछे, फीचर्स पूछे कि एडवांटेज पूछे, आपको सेम लिखना है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंस है? एक काम करिए, आप एक्सपीरियंस कर्व, एक्सपीरियंस गेन करिएगा, उससे आपका कॉस्ट पर यूनिट कम होगा एंड कॉन्सिक्वेंटली आपका कॉम्पिटिशन कम होगा. दैट इज योर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन. कि आपने सोचा बीइंग अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आपने ये सोचा कि काम करते हैं हम अपने आप में क्या लेके आते हैं? एक्सपीरियंस इफेक्ट लेके आते हैं. कैसे लेके आएंगे? उसके 3 सोर्सेस है. लर्निंग इफेक्ट, एक काम बार बार करिए, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ज्यादा प्रोडक्शन करिए, और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करिए, तो आपके पास क्या आएगा? एक्सपीरियंस कर्व आएगा. और एक्सपीरियंस कर्व आएगा तो 2 बातें आएगी. नंबर 1 कॉस्ट पर यूनिट कम होगा एंड सेकंड वन, अरे एंट्री टू द न्यू एंट्रेंस, कि आपका वो बैरियर तैयार हो जाएगा. ये 2 रीजन आएंगे. सही बात है. So this is why the experience curve is relevant from the strategic management point of view. Strategic management has to think about this also. This is also one of the strategy making for you. समझे? पक्का? तो अभी हमने पोर्टफोलियो में 3 कॉन्सेप्ट पढ़े. SBU पढ़ा, उसके बाद और उसके बाद एक्सपीरियंस का. बताएंगे तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? पक्का? क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए. अरे अभी तो टाइम ही हो गया वैसे, तो नया कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता. तो ठीक है, कब समय चला गया पता ही नहीं चला. और आज कितना इंपॉर्टेंट बात करी हमने. ओके, थोड़ा कल का डिस्कशन करके जाते हैं साथ में. 1-2 मिनट दीजिएगा मुझको. यस. तो नाउ बच्चों हम लोग पोर्टफोलियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो उस एंगल से चैप्टर 4 के 1-2-3 स्ट्रैटेजीज है उसको पढ़ेंगे. तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया है उसके कंटिन्यूएशन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ना आसान हो जाएगा. तो चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा अभी ब्रेक लगाते हैं, डायरेक्टली चैप्टर 4 में जंप करेंगे. चैप्टर 4 के सिमिलर कॉन्सेप्ट्स जो अभी हमने पढ़ा है उसको फिनिश करेंगे ताकि हमारा भी लर्निंग इफेक्ट रहे. बीच में ब्रेक करूंगा, फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो वापस मेरे को बेसिक बातें बतानी पड़ेगी. फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट इनकर कर लिए, अब इसके ऊपर ये बाकी कॉन्सेप्ट बिल्टअप करना है ताकि आपके लिए भी समझना आसान हो जाए और अपना टाइम भी सेव हो जाएगा. तो कल जब मिलेंगे तो चैप्टर 4 की बातें पढ़ना शुरू करेंगे. अभी आज का होमवर्क में क्या दूंगा, वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना उसको होमवर्क देता हूं, और एक्सपीरियंस कम का जो एग्जाम क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन है होमवर्क देता हूं. अभी ऑलरेडी एक दिया हुआ है, ये 2 दूंगा तो एसएम के 3 होमवर्क आपके लिए हो जाएंगे. अब जाऊंगा तो पहले होमवर्क डाल देता हूँ, तो प्रियंका जाएंगी वापस मेरे को बोलेगी सर आपने प्रॉमिस किया था, आपने होमवर्क नहीं डाला वगैरह. तो अभी जाता हूँ होमवर्क डाल देता हूँ. बताएंगे आज का लेक्चर क्लियर है. आज के लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एग्जाम के क्वेश्चंस, उसके इंपॉर्टेंस, उसका स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, एंड देन वी स्टडीड द एक्सपीरियंस कर्व, उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस, उसका स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस और उसका एग्जाम का क्वेश्चन. ठीक है, तो इतनी सारी बातें बेसिक आपको क्लियर है. चलिए, तो कल और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को हमको डिस्कस करना है. तो कल तो कुछ कहीं जाना नहीं ना आपको? पक्का? चलिए, तो रुक जाते हैं आज के लेक्चर के लिए. टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे. मिलते हैं ब्रेक के बाद. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.
सबका एक ही कॉलेज है क्या? नहीं नहीं, अभी जो गए थे लोग एक ही कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज।